पहला क्वेश्चन देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन ए वाटर सरफेस. What are the wavelength, frequency and speed of reflected and refracted light? Refractive index of water is 1.33. Refractive index दिया है. क्या हो रहा है? एक मोनोक्रोमेटिक लाइट ऐसे आती है और एयर और इस तरफ है वाटर. एयर से वाटर. ओके, इस वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 आएगी तो हमको मालूम है कि ये नॉर्मल की तरफ ऐसे बेंड हो जाएगी. ठीक है, दिस इज व्हाट वी रिमेंबर. हमको क्या क्या निकालना है? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड. यहां से दो एक्शन होते हैं. कुछ लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो जाती है, ये कौन सी है? रिफ्लेक्टेड. और कुछ यहां से रिफ्रैक्ट होती है, ये है रिफ्रैक्टेड. रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड दोनों के लिए हमको तीन तीन चीजों के आंसर देने हैं. पहला वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड. ओके, ये एयर में है, ये भी एयर में गई. सेम मीडियम में जाने से क्या नहीं चेंज होता? अच्छा, तीनों चीजों के बारे में बात करते हैं, स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ. ऐसी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो बदलती ही नहीं है, किसी भी मीडियम में जाए? वेरी गुड, एक आंसर दोनों का मिल गया. फ्रीक्वेंसी दोनों की सेम रहेगी. दूसरा, क्या क्या चीजें बदलती हैं? वेलोसिटी एंड वेवलेंथ. ठीक है, तो वेवलेंथ और वेलोसिटी दोनों के लिए एक ही फॉर्मूला है. कब बदलती हैं? जब मीडियम चेंज होता है. यहां से जो रिफ्लेक्ट होता है उसमें मीडियम चेंज हुआ, या जो रिफ्रैक्ट होता है उसमें मीडियम चेंज हुआ? रिफ्रैक्शन में मीडियम चेंज हुआ, रिफ्लेक्शन में नहीं चेंज हुआ. अगर मीडियम नहीं चेंज होगा तो वेलोसिटी का क्या होगा? सेम. वेवलेंथ का क्या होगा? सेम. फ्रीक्वेंसी सेम, वेलोसिटी सेम, वेवलेंथ सेम. रिफ्लेक्टेड के लिए वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, तीनों का आंसर मिल गया. तो हमारा आंसर 1 क्या आया? वी न्यू एंड लैम्डा रिमेन सेम. रिमेन सेम फॉर रिफ्लेक्टेड रे. रिफ्लेक्टेड के लिए तीनों सेम रहेंगे. उसके बाद रिफ्रैक्टेड के लिए देखिए, रिफ्रैक्टेड के लिए म्यू का फॉर्मूला आपको मालूम है. सॉरी, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर होता है? वेलोसिटी के टर्म में बताइए. वेलोसिटी इन मीडियम. वेलोसिटी किसके बराबर होती है? न्यू इंटू लैम्डा एयर, न्यू इंटू लैम्डा इन वाटर. ये क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर. यही फॉर्मूला है. क्या बचा? वेवलेंथ इन एयर, वेवलेंथ इन वाटर. ये हमको लैम्डा का फॉर्मूला देता है, ये हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला देता है. अब यहां पर वैल्यू रख दीजिए. म्यू की वैल्यू कितनी है? 1.33. 1.33 वेलोसिटी इन एयर. ओके, एंड वेवलेंथ इन दिस 1.33 इज इक्वल टू लैम्डा इन एयर हमको दिया गया है. व्हाट इज लैम्डा इन एयर? 589. लैम्डा इन वाटर हमको निकालना है. लैम्डा इन वाटर, ये आ गया लैम्डा इन वाटर. इस तरह से हमने ये निकाला. लैम्डा इन वाटर इज इक्वल टू
589 अपॉन 1.33, ये आ गया लैम्डा इन वाटर। ये समझ आ गया? छोटा हो गया कि बड़ा हो गया? 1.33 से डिवाइड किया तो क्या हुआ? छोटा हो गया। 1 से डिवाइड होता तो सेम रहता, 1.33 से डिवाइड हुआ तो छोटा हो गया। ठीक, अब ये अगर इसका लैम्डा आ गया तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन मीडियम। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ इंसिडेंट फ्रॉम एयर एज वाटर सरफेस, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ दिस। ठीक है, तो फिर से हमने रखा 1.33, यहां लिखा वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन मीडियम। हमको वेलोसिटी इन मीडियम देना है तो इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो वेलोसिटी इन मीडियम का आंसर आ गया। वेलोसिटी इन मीडियम यानी वेलोसिटी इन वाटर इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय 1.33। दिस इज अवर आंसर। बस ठीक है, इतना ही आंसर देना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी इन एयर हमको नहीं दिया गया, दिया जाता तो हम लिख देते। समझ आ गया? अगर हम इसको बढ़ाना चाहें, वेलोसिटी इन एयर अपने मन से लिख दें 3 × 10⁸, इट्स फाइन, कर सकते हैं आप। 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1.33, दिस इज इक्वल टू 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन नंबर 1। इज इट क्लियर? हाँ। व्हाट इज शेप ऑफ वेव फ्रंट in the following cases? Number 1, light diverging from a point source. Point source से लाइट निकलती है। अगर आपको वेव फ्रंट याद है बड़ी अच्छी बात है, नहीं याद है रेज को याद करिए। पॉइंट से रेज चारों तरफ जाएंगी in all the directions। अगर ऐसे रेज जाती हैं तो वेव फ्रंट कैसे होगा? आंसर है इस तरह का वेव फ्रंट होगा। ये कौन सा वेव फ्रंट है? इसकी शेप का नाम बोलिए। स्फेरिकल, सर्कुलर नहीं। तो एक पॉइंट से ऐसे चारों तरफ फुटबॉल जैसी सरफेस बनेगी, वो सरफेस ऐसी फैलती जाएगी। तो ए का आंसर क्या हुआ? Okay. B, light emerging out of a convex lens when a point source is placed at its focus। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस का ये फोकस है, यहाँ पर हमने सोर्स को रखा, तो इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? तो उसके लिए हम पहले रे डायग्राम बनाएंगे। ये रेस कैसी हैं आपस में? पैरेलल। और पैरेलल रेस का वेव फ्रंट कैसा होता है? प्लेन वेव फ्रंट। सब पर परपेंडिकुलर। अगर सब पर परपेंडिकुलर होगा तो ये इसका वेव फ्रंट हुआ। इस तरफ आगे बढ़ रहा है, तो आंसर क्या हुआ? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक। उसके बाद सी केस देखिए। The portion of the wave front of light from a distant star intercepted at the earth। दूर स्टार से जो लाइट आ रही है उसका वेव फ्रंट कैसे होता है? इट्स वेरी सिंपल। हम क्या मानते हैं? वो वेव रेस कैसी होती हैं? पैरेलल। तो वेव फ्रंट कैसा होगा? प्लेन वेव फ्रंट। तो सी ये पैरेलल रेस, इसलिए वेव फ्रंट प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है? ओके, सो नाउ वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पढ़िए सर। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन ग्लास। ये हमको कितना दिया गया है 1.5। वेलोसिटी इन एयर हमको दी गई है 3 × 10⁸ वेलोसिटी इन ग्लास हमको निकालनी, बस आ गया। हाउ मच इज वेलोसिटी इन ग्लास 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखिए, इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ कलर ऑफ लाइट। इन्होंने ये पूछा है कि अगर कलर बदल जाएगा तो क्या स्पीड बदल जाएगी। आपका आंसर है नो, आंसर होता है यस। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए म्यू फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट। नोट कर लीजिए, म्यू फॉर डिफरेंट कलर इज डिफरेंट। म्यू फॉर डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट, एक चीज। दूसरा, म्यू किस पर डिपेंड करता है। आपने क्या पढ़ा, म्यू वेलोसिटी डिफरेंट होती है अलग अलग मीडियम में। ओके, अगर म्यू डिफरेंट होगा तो वेलोसिटी भी डिफरेंट होगी, क्योंकि ये आपने लिखा है वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन ग्लास। तो वेलोसिटी इन ग्लास किसके बराबर हुई? वेलोसिटी इन ग्लास इज इक्वल टू वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू। अब ये म्यू रेड के लिए अलग है और ब्लू के लिए अलग है। कैसे पता? क्योंकि हमने देखा है कि जब रेड ज्यादा मुड़ता है और कौन ज्यादा मुड़ता है? वॉयलेट ज्यादा मुड़ता है और रेड कम मुड़ता है। देखा डिस्पर्शन में, याद आया? कौन ज्यादा मुड़ता है? वॉयलेट ज्यादा मुड़ता है और रेड कम मुड़ता है। तो म्यू दोनों के लिए अलग अलग हुआ, क्योंकि म्यू किसका मेजरमेंट है? मोड़ने की ताकत का। तो अगर रेड ज्यादा मुड़ा और ब्लू कम मुड़ा तो क्या प्रूफ हुआ कि एक ही ग्लास है, उसकी मोड़ने की ताकत रेड के लिए कम पड़ती है और ब्लू के लिए ज्यादा होती है। इसलिए दोनों का म्यू अलग अलग होता है। और ये म्यू यहां लगा दीजिए, म्यू फॉर रेड। ये किस में आ जाएगा? वेलोसिटी इन ग्लास फॉर रेड, वेलोसिटी इन ग्लास फॉर ब्लू, वेलोसिटी इन एयर डिवाइडेड बाय म्यू फॉर ब्लू, ये। अब म्यू रेड और म्यू ब्लू अलग अलग है, इसलिए ये दोनों के रिजल्ट अलग अलग आएंगे। समझ आया? ठीक। अगर वेलोसिटी अलग अलग आती है तो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? आंसर है वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ। ये फॉर्मूला याद? तो इसी को मैं लिखता हूं, वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ फॉर रेड। दिस इज फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ फॉर ब्लू। ये इसको नोट करिए। अब देखिए न्यू दोनों में बराबर है, और अब हम चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड करते हैं, रेड डिवाइडेड बाय ब्लू, डिवाइड किया तो हमको मिला लैम्डा रेड डिवाइडेड बाय लैम्डा ब्लू इज इक्वल टू म्यू ब्लू डिवाइडेड बाय म्यू रेड। ये ऐसा लैम्डा म्यू। अब इन दोनों को देखकर आप बता सकते हैं फिर से कौन सा म्यू बड़ा है, कौन सा कलर ज्यादा मुड़ता है? ब्लू। तो कौन सा म्यू बड़ा हुआ? ब्लू। ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इधर भी क्या होगा? ये बड़ा है, ये छोटा है। तो
किसकी वेवलेंथ बड़ी हुई? रेड की। और किसकी वेवलेंथ छोटी है? ब्लू की। समझ आया? हमको क्वेश्चन क्या पूछा गया है? हाँ, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी है, मुझे उसकी जरूरत ही नहीं थी। अगर हम वेलोसिटी से करते तो ये क्या आता? वेलोसिटी ऑफ रेड वेलोसिटी ऑफ ब्लू इज इक्वल टू म्यू ब्लू म्यू रेड। ये फॉर्मूला वेलोसिटी का और ये फॉर्मूला वेवलेंथ का। तो अब बताइए कौन छोटा है इन दोनों में? म्यू आर छोटा है, म्यू बी बड़ा है। ये ज्यादा बेंड होता है तो वेलोसिटी फॉर रेड ज्यादा और वेलोसिटी फॉर ब्लू कम। फिर से म्यू हमको कैसे पता लगा? हमने देखा कौन सा कलर ज्यादा मुड़ता है। प्रिज्म लगाया, इधर से 7 कलर निकल रहे हैं, कौन सा कलर सबसे नीचे होता है? वायलेट, यानी ब्लू। वायलेट के बाद कौन सा? ब्लू। तो ब्लू कलर नीचे होता है, रेड ऊपर होता है, तो कौन सा ज्यादा मुड़ा? ब्लू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बड़ा है? ब्लू का। मुड़ने की ताकत ब्लू के लिए ज्यादा है। तो ये न्यूमरेटर बड़ा है, इसलिए यहां पर भी न्यूमरेटर बड़ा होगा। लेकिन यहां न्यूमरेटर में कौन है? वेलोसिटी ऑफ रेड, इसलिए वेलोसिटी ऑफ रेड बड़ी है। समझ में आया? मैथमेटिकल सिंस म्यू बी इज लार्जर देन म्यू रेड, देयरफॉर वी आर इज लार्जर देन वी बी। तो कौन सा कलर ज्यादा फास्ट चलता है ग्लास में, रेड की ब्लू? कौन सा कलर ज्यादा फास्ट चलता है? किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? रेड की वेलोसिटी ज्यादा है, ब्लू की वेलोसिटी कम। इज इट क्लियर? तो आप इसको ऐसा याद रखिए, ठीक है? तो क्या दोनों एक साथ निकलेंगे कि अलग अलग निकलेंगे? अलग अलग निकलेंगे। ओके, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में यहां से व्हाइट लाइट गई, व्हाइट, यहां से ये मुड़ी, कम मुड़ने वाला रेड, ज्यादा मुड़ने वाला ब्लू। तो ये जो इसका ओरिजिनल रास्ता था, ओरिजिनल रास्ते से दोनों मुड़ गई। ज्यादा कौन सी मुड़ी? ब्लू। कम कौन सी मुड़ी? रेड। दोनों यहां पर पहुंची और यहां से फिर ये मुड़ के पैरेलल हो गई। ये हमने पढ़ा है, इसी डायरेक्शन में फिर आ गई। अब बताइए कि ये दोनों यहां इकट्ठी पहुंची कि अलग अलग पहुंची? ओके, एक चीज याद रखिए, दोनों की वेलोसिटी में किसकी वेलोसिटी ज्यादा है? रेड की वेलोसिटी ज्यादा है, रेड की वेलोसिटी ज्यादा है, ब्लू की वेलोसिटी कम है। तो हमको क्या लगता है कौन पहले पहुंच जाएगा? रेड, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है। लेकिन एक चीज और याद रखिए, दोनों के जरा रास्ते को नापिए, ये वाला रास्ता और ये वाला रास्ता, कौन सा रास्ता लंबा है? रेड का रास्ता लंबा है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा है और उसका रास्ता भी बड़ा है। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इसका डिस्टेंस बड़ा, वेलोसिटी बड़ी, इसका डिस्टेंस छोटा, वेलोसिटी छोटी। इसीलिए फिर से दोनों का टाइम कैसा आ जाता है? सेम। समझ आ रहा है? ये यहां से जाता है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी है 1.5 माइक्रोमीटर, 1.5 माइक्रोमीटर इन 1 सेकेंड। लेकिन इसका रास्ता कितना लंबा है? 1.5 माइक्रोमीटर। तो कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। इसकी वेलोसिटी कम है, 1.2 माइक्रोमीटर पर सेकेंड, पर इसका रास्ता छोटा है, कितना? 1.2 माइक्रोमीटर। कितना टाइम लगा? 1 सेकेंड। समझ में आ गया? इसलिए दोनों इकट्ठे पहुंचते हैं और यहां से इकट्ठे निकल जाते, हमको पता ही नहीं चलता कि अंदर दोनों की वेलोसिटी अलग अलग थी, रास्ता अलग अलग था। एक ही टाइम में एंटर करते हैं, एक ही टाइम में निकल जाते हैं। लेकिन अंदर में क्या गड़बड़ हुई? एक की वेलोसिटी कम, एक की वेलोसिटी ज्यादा, एक का रास्ता छोटा, एक का रास्ता बड़ा। ठीक है? तो फिर से मैं समरी आपसे पूछता हूं, किसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, रेड की कि ब्लू की? कौन ज्यादा मुड़ता है?
ब्लू ज़्यादा मुड़ता है। और आगे बढ़ते हैं, किसका रास्ता छोटा होता है? ब्लू का रास्ता छोटा होता है। किसका रास्ता बड़ा होता है? टाइम किसको ज़्यादा लगता है? टाइम सेम लगता है। ठीक है, सब चीज़ें समझ में आ गई। जिसका रास्ता बड़ा उसकी वेलोसिटी बड़ी, इसलिए टाइम सेम हो गया। ओके, नाउ वी गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमारे पास फ्रिंज विड्थ का एक फॉर्मूला होता है या हाइट का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या रहता है, क्या आपको याद है? यस, n lambda d by d, this is height of the nth bright fringe। ठीक है, ये फॉर्मूला है हाइट ऑफ और डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। डार्क फ्रिंज के लिए हम यहां पर क्या लगाते हैं? 2n-1/2, हाफ लैम्डा का मल्टीपल, और इसके लिए लैम्डा। ओके, इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.2 mm। ये 0.28 mm, ये क्या है इसमें से? D 0.28 mm। The distance between the central bright fringe and the fourth bright fringe is measured 0 to 4। ये क्या चीज है? 4 कहां पर है? 4 कहां पर है? n is equal to 4। उसके बाद और क्या दिया हमको? कैपिटल D मीटर, h इज इक्वल टू 1.2। निकालना क्या है? लैम्डा। चलो शुरू हो जाइए। देखिए, अगर हम सारी गिवन क्वांटिटीज को लिखते हैं तो हमको पता लग जाएगा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। कैसे निकाला हमने? गिवन क्वांटिटीज को लिखा, कौन कौन सी? D, N, D, H और लैम्डा। इससे हमको क्या पता लगता है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। समझ आया? ऐसे ही अपने मन से ये नहीं लिखा हमने, इसको देख के लिखा। ठीक, अब इस फॉर्मूले को यूज करना है। देखिए हमारी स्किल कहाँ लग रही है? हमारी स्किल ये लग रही है कि इन क्वांटिटीज को देखकर हम एप्रोप्रिएट फॉर्मूला ढूंढ लें। तो जब हमने देखा D, N, D, H और लैम्डा दिया है, तो इन सब से रिलेटेड हमने क्वांटिटी ढूंढ ली, फॉर्मूला ढूंढ लिया, इंटरफेरेंस पैटर्न दिया है, ये वाली क्वांटिटीज हैं, तो फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए? ये फॉर्मूला होना चाहिए। समझ आया? उसके बाद तो मैथमेटिक्स है, इसको लगाइए और लैम्डा निकालिए। दिस इज 1.2 सेंटीमीटर और ये मीटर है, याद रखिए। सो आई सेट इट हियर, h 1.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 into lambda into d। This d is equal to 1.4 meter divided by small d, and small d is given to us, small d 0.28 millimeter। ये this is the right setting। ठीक है, ओके। अब देखिए, इस मीटर को मिलीमीटर बनाने के लिए क्या करना होगा? मल्टीप्लाइड बाय 1000। सो वी मल्टीप्लाइड विथ 1000, और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? मिलीमीटर, सो दैट वी कैन कैंसल इट, मिलीमीटर मिलीमीटर। अब लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 0.28 डिवाइडेड बाय 4 into 1.4 into 1000। ओके, ये वाला मल्टीप्लिकेशन करिए एंड यू विल फाइंड द आंसर 6 into 10 to the power -7।
अगर आप इसको नैनो में लिखेंगे देन दिस इज 600 into 10 to the power minus 9. This is 600 nanometer. This is our answer. Okay. In Young's double slit experiment, wavelength lambda, intensity of light at a point is k unit. आप बताइए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है वहां इंटेंसिटी कैसी होती है, जीरो, फुल या इन बिटवीन? आपको याद है पाथ डिफरेंस, ब्राइट स्पॉट कहां बनता है, पाथ डिफरेंस कैसा चाहिए, लैम्डा चाहिए, ठीक है, 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। तो ऐसा अगर पाथ डिफरेंस होता है तो कैसा आएगा, ब्राइट स्पॉट। ओके, उस समय हमको कितनी ब्राइटनेस मिलती है, के, यानी के ब्राइटनेस इसकी फुल ब्राइटनेस है जब पाथ डिफरेंस कितना होता है, 1 लैम्डा। अब इनका ये कहना है कि अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा अपॉन 3 हो गया, ये लैम्डा अपॉन 3, तो ब्राइटनेस कैसी होगी? जब लैम्डा अपॉन 2 होता है तो ब्राइटनेस 0 हो जाती है, जब लैम्डा होता है तो फुल हो जाती, आई नॉट। उसी आई नॉट को इन्होंने क्या लिखा, के। तो जब ये लैम्डा अपॉन 3 डिफरेंस होगा तो ये कितनी होगी? क्या आपको आई का फॉर्मूला याद है? अगर आपके पास कॉपी है तो देखिए, आपने लिखा है आई और फाई, इसका रिलेशन निकालिए। व्हाट इज फाई? फेज डिफरेंस, राइट। उसका फॉर्मूला बताइए कितना। इसको हम बड़े बेसिक फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। एक वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, दूसरे का A2 है, दोनों को सुपरपोज कर दिया, दोनों वेक्टर हैं, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर A किसके बराबर होगा? तो आंसर है, अगर A1 और A2 इनके बीच एंगल थीटा है या इनके बीच एंगल फाई है, तो इनका रिजल्टेंट किसके बराबर होता है? सो दिस इज इक्वल टू A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ये फॉर्मूला सबको मालूम है, ये मालूम है वेक्टर का एडिशन। अच्छा, अब वेव में जो एम्पलीट्यूड होता है उसका इंटेंसिटी से क्या रिलेशन है? तो आंसर है इंटेंसिटी ऑफ द वेव इज प्रोपोर्शनेट टू ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, इन दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। ऐसा हुआ, ठीक। अब A स्क्वायर ये रिजल्टेंट है, तो रिजल्टेंट की इंटेंसिटी हमने लिखी I नॉट। ये पहली वेव है, पहली वेव जो आई, एक वेव आई, उसकी लाइट की इंटेंसिटी I1 है, तो ये क्या हो गया, I1। ये क्या हुआ, I2। ये हुआ 2√I1 I2 मल्टीप्लाइड बाय cos फाई। ओके, cos फाई रूट के अंदर कि बाहर? बाहर, क्योंकि A1 और A2 के लिए √I1 √I2। ये हमारा फॉर्मूला किसका बना, इंटेंसिटी का। पहले नहीं नोट किया, अभी नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला एम्पलीट्यूड का, ये वाला फॉर्मूला इंटेंसिटी का। अच्छा, अब इनका ये कहना है कि जो हमारा क्वेश्चन है, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट ऑन द स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा, द इंटेंसिटी बिकम के। ओके,
तो ये इंटेंसिटी में अगर फाई की वैल्यू लैम्डा पाथ डिफरेंस के बराबर हो जाए, अब एक चीज समझिए, फाई क्या चीज है? फेज डिफरेंस। हमको फेज डिफरेंस नहीं दिया गया, हमको ये दिया गया है पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। ये लैम्डा है। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फाई कितना होता है? फिर से अब दूसरा लेसन मैं आपको याद दिलाता हूं। ये वेव है, यहां से लेके यहां तक, ये इस पाथ की लेंथ कितनी है? लैम्डा। यहां से लेके यहां तक फेज डिफरेंस कितना है? 2 पाई। तो लैम्डा पाथ डिफरेंस कितने फेज डिफरेंस के बराबर होता है? 2 पाई। ये टेक्निक याद रखिए। क्या चीज का कन्वर्शन है ये? पाथ लेंथ और फेज डिफरेंस। याद रहेगा? ओके। तो अब हम लेते हैं फाई फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस हमको नहीं दिया है, हमको पाथ डिफरेंस दिया है। पाथ डिफरेंस इज लैम्डा। अगर ये पाथ डिफरेंस ये लैम्डा है तो ये के है। व्हाट इज के? इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज के इज इक्वल टू आई प्लस 2 आई स्क्वेयर कॉस, और फाई की जगह क्या लेना है बताइए? लैम्डा पाथ डिफरेंस के लिए एंगल कितना होता है? 2 पाई, एंड वी हैव टू टेक इट 2 पाई। ये बात समझ में आई? फेज डिफरेंस दिया क्या है? पाथ डिफरेंस लैम्डा, और हमको मालूम है जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होता है तो फेज डिफरेंस 2 पाई होता है। इसलिए हमने उसको कन्वर्ट कर लिया और यहां नोट कर लिया लैम्डा पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई फेज डिफरेंस 5। ठीक, अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दीजिए। ये कितना हुआ? 2i प्लस 2, ये भी कितना हुआ? 2i मल्टीप्लाइड बाय cos 2 पाई। cos 2 पाई कितना होता है? 1। वेरी गुड। 2 पाई होता है 360 डिग्री। 360 डिग्री इज cos 0 एंड cos 0 इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया 1। तो ये कितना हुआ बताइए? 4i। ठीक, k इज इक्वल टू 4i, देयरफॉर i इज इक्वल टू k अपॉन 4। ये हमने एक इंटरमिटेंट कैलकुलेशन की कि इन्होंने हमको ये दिया था k यूनिट्स। व्हाट इज k यूनिट्स? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट on the screen where path difference is this is k unit। ये k यूनिट था दोनों को मिलाकर। तो एक की इंटेंसिटी अकेले की कितनी हुई? I। उस एक की इंटेंसिटी कितनी? k अपॉन 4। और ये ठीक भी है। देखिए, एक बल्ब जलाया, इंटेंसिटी k अपॉन 4, दूसरे की इंटेंसिटी k अपॉन 4। अगर हम दोनों को पैटर्न बना देते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न, तो जहां ब्राइट बनेगा वहां कितनी इंटेंसिटी होगी और जहां डार्क बनेगा वहां कितनी होगी? फिर से, जब एम्पलीट्यूड आपस में मिलते हैं, पुराना आप लोग भूल गए हो, एनीवे फिर से याद कराता हूं। एक का एम्पलीट्यूड A, दूसरे का एम्पलीट्यूड A, दोनों एक जगह पर मिले, कितना एम्पलीट्यूड हो गया? 2a। A इसका और A इसका, दोनों मिलाकर कितना हो गया? 2a। A वाले की इंटेंसिटी है I। I किसके बराबर होता है? A का स्क्वायर। ये भी कितना? A का स्क्वायर। ठीक है, यहां पर एम्पलीट्यूड कितना हो गया है? 2a। तो I की वैल्यू कितनी हो गई? 4a स्क्वायर। कितनी हो गई? 2a का होल स्क्वायर क्या होता है? 4a स्क्वायर। और a स्क्वायर किसके बराबर है? I के बराबर। ये दोनों नॉर्मली मिलते तो कितना होता? 2i, पर
एक ही जगह पर जब मिलते हैं, एम्पलीट्यूड 2a हो गया तो इंटेंसिटी 4a स्क्वायर हो गई, 4 गुना। ठीक है, तो याद रखिए, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं, दूसरे न्यूमेरिकल में काम आएगा। जब दो वेव में कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है तो एम्पलीट्यूड का क्या इफेक्ट है, एम्पलीट्यूड जुड़ जाते हैं। ए और ए, इधर ध्यान दो, ए और ए दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 2a। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, उसका स्क्वायर कर दो, 4। समझ आया? जहां पर डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता है, ए और माइनस ए दोनों में कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 0, तो इंटेंसिटी भी कितनी हो गई, 0। फिर से याद रखो, अगले दूसरे तरीके से, एक बल्ब मैंने ऐसे लाइट जलाई, इस पर इंटेंसिटी पूरी आती है 1i, सिर्फ i। इसको बंद कर दिया, दूसरा बल्ब जलाया, इस पर इंटेंसिटी कितनी आती है, 1i। दोनों को जलाया तो इस पूरे पे इंटेंसिटी कितनी आएगी, 2i। i इसके कारण, i इसके कारण 2i आएगी। अब उस 2i को मैंने बांट दिया, आधे को कर दिया ब्राइट, आधे को कर दिया डार्क। डार्क में इंटेंसिटी क्या हो गई, 0, तो बताओ ब्राइट में कितनी होगी। पहले टोटल कितनी थी, 2i, 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 2i। अब ये 2i उठा के मैंने यहां कर दी, तो ये जगह डार्क हो गई, तो इस जगह पे कितनी हो गई, 4i। अब कुछ आ रहा है समझ में कि 4i क्यों हो जाता है, क्योंकि एक बल्ब की बोलो कितनी होती है, 1i, दूसरे बल्ब की 1i, दोनों को पूरा एक जैसा कर देंगे तो 2i, उसमें आधा डार्क और आधा ब्राइट कर दिया तो 0 और 4i। ये इंटेंसिटी है, समझ आया? ठीक है, इस 4i को उन्होंने क्या बोल दिया है, इस 4i को हम क्या मानेंगे, k, तो i की वैल्यू कितनी हो गई, k/4। ये हमारा आया i इज इक्वल टू k/4। दिस पॉइंट इज क्लियर? ओके। अब इनका ये कहना है कि अगर पाथ डिफरेंस λ/3 हो जाए, फिर से शुरू करिए, कहां से शुरू करना है बोलो, यहां से कि यहां से, यहीं से कर लो। ये आया है, ये बताओ जब ये λ/3 होगा तो फाई कितना होगा। अब आपको तरीका आता है, लैम्डा पाथ डिफरेंस किस फेज डिफरेंस के बराबर है, 2π, तो λ/3 किसके बराबर होगा, यस, λ/3 इज इक्वल टू 2π/3 फाई। ये समझ आ गया? अब यहां पर रखिए 2π/3 और i की जगह क्या रखोगे, k/4, और निकाल दो I0 कितना हो जाएगा। चलो निकालिए। टू π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करिए, पाई को 180 कर दो, 62 × 120, cos 120, नहीं 2π कितना होता है, 360/3, 120, ठीक है। और cos 120 कितनी होती है, cos 120 -1/2, बिल्कुल ठीक, लगा दीजिए वैल्यू। कितना आया, आई आया, यस। और आई कितना होता है के की भाषा में, k/4। तो अब रिजल्टेंट वेलोसिटी जब λ/3 है तो कितनी आ रही है, k/4। क्या पूछा गया है, व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3।
इस तरह से ये पाथ डिफरेंस आया k/4। दिस इज अवर आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा आपने, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन द स्क्रीन फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेवलेंथ सो मच। हमको क्या क्या दिया गया है, लैम्डा, और पूछा क्या गया है, हाइट ऑफ द फ्रिंज। क्या आपको कोई ऐसा रिलेशन मालूम है जिसमें हाइट और लैम्डा दोनों आते हो? यस, दैट इज व्हाट H इज इक्वल टू ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n लैम्डा। वेरी गुड। d और d की वैल्यू नहीं दी है, वी विल कीप इट d एंड d। ठीक है, ओके। सो ये h हमें निकालना है। दिस इज इक्वल टू n की वैल्यू क्या बताइए ए क्वेश्चन में, 3। लैम्डा की वैल्यू, यस, दिस वी विल राइट एज 3 इंटू 650 नैनो। नैनो के लिए क्या लिखना, 9। दिस इज अवर आंसर फॉर ए। हो गया, ठीक है। इसका जो भी आंसर आएगा दैट इज अवर आंसर फॉर द पार्ट ए। अब पार्ट बी को लीजिए। व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा वेयर ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ्स मीट। हाँ, सेंट्रल मैक्सिमा से हम ऊपर जाते हैं। ये बताइए 650 और 520, ये 650 520 किसकी फ्रिंज ज्यादा चौड़ी होगी? हर एक का फॉर्मूला आपको मालूम है, लैम्डा डी बाई डी। जिसका लैम्डा बड़ा उसकी हाइट ज्यादा, तो 650 वाले की हाइट ज्यादा होगी। अगर 650 वाले की हाइट 650 है तो इसकी कितनी होगी, 520। ये 650 के बाद दूसरा शुरू हो जाएगा, ये 520 के बाद दूसरा शुरू होगा। क्या ये दोनों मिले? नहीं मिले। फिर ये तीसरा आया, फिर ये भी तीसरा आया, फिर चौथा आया, फिर ये भी चौथा आया। इसका टेबल क्या है, 650 650 650 650। इसका टेबल क्या है, 520 520 520 520। अब इनका क्या पूछना है, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस वेयर ब्राइट इमेजेस ड्यू टू बोथ कोइंसाइड। एक जगह ऐसी आएगी जहां ये दोनों जाके ऐसे मिल जाएंगे। मैथमेटिक्स में कहां होती है वो जगह, एक है 555, दूसरा है 444। यू आर राइट। एलसीएम कितना आया, 20। ये 4 कदम में पहुंच गया 20, ये 5 कदम में पहुंच गया 20। 20 पे दोनों मिल गए, तो हमको निकालना क्या होता है, एलसीएम। फिर से देखो, अगर इसने n कदम ऊपर रखे n, तो इसको कितने कदम जाना है, n+1 n+1। जैसे ये चला, ये एक और ये दूसरा, तो ऊपर वाले की अगर n फ्रिंजेस बनती हैं, किसका बड़ा कदम है, 650 520। 520 वाला अगर n फ्रिंजेस बनाता है तो 650 वाला कितनी बना लेगा, उससे एक कम, n-1। दोनों में कितना डिफरेंस है, एक का डिफरेंस आ जाएगा। शुरू में ये डिफरेंस कितना है, थोड़ा सा, ये ऐसा शुरू हुआ, ये थोड़ा छोटी है, दूसरे में और छोटी हो गई, तीसरे में और छोटी हो गई, चौथे में और छोटी हो गई, पांचवें में इतनी छोटी हुई कि ये इसके पीछे वाले के बराबर आ गई। तो ये कितना चला, 1 2 3 n। जब ये n चला, ये भी n चला, तो ये किसके बराबर आ गया, इसके n-1 के बराबर आ गया। तो इसकी कितनी फ्रिंजेस की हाइट, n-1, इसकी कितनी फ्रिंजेस, n। दोनों की हाइट कैसी हो गई, बराबर। ये फैक्ट समझ में आया कि एक की फ्रिंजेस कितनी बनेंगी, n,
और दूसरे की कितनी बनेगी n-1 और दोनों की हाइट कैसी हो जाएगी इक्वल। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, एक हम n वाले तरीके से बना सकते हैं और एक विड्थ निकाल के LCM निकाल के भी बना सकते हैं, फिर भी हमको n निकालना पड़ेगा। तो देखिए n फ्रिंजेस हाइट ऑफ n फ्रिंजेस किसकी 520 इज इक्वल टू हाइट ऑफ n-1 फ्रिंजेस n-1 फ्रिंजेस ऑफ 650। ये हमारा फिजिक्स का नॉलेज है। ये चीज अगर हमारे दिमाग में आएगी तो हमसे ये मैथ्स बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि जब ये n पार्ट ऊपर पहुंचेगा तो ये कितना पहुंचेगा उससे एक कम, क्योंकि हर बार ये नीचे उतरते जा रहा है। तो इसके जब n बनेंगे तो ये इसके n-1 से जाकर मिलेंगे, क्योंकि हर बार ये छोटा होते जाता है, ये छोटा होते जाता है। ओके, तो इसके फिर से n कदम बड़े बड़े किसके 650 के, ये छोटे कदम है, 520 कदम चला, 520 का एक कदम है, ऐसे 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 ये n कदम चला और इसके पिछले वाले कदम से मिला गया। तो कौन सा कदम है वो n-1। ये n चलता चलता यहाँ पहुंचा, ये n चलता चलता यहाँ पहुंचा, क्योंकि ये बड़ा है। तो ये किसके बराबर आया n-1 के बराबर आया। तो वही चीज हम बताते हैं, हाइट इज इक्वल टू, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है n लैम्डा 520 इंटू d बाई डी। ये किसके लिए है 520 वाले के लिए, ठीक। 650 वाले के लिए 650 d बाई डी कितने कदम, यस। इस बड़े वाले के n-1 स्टेप्स इसके 520 वाले के n स्टेप्स के बराबर हैं, n फ्रिंजेस के बराबर हैं। तो दोनों कोइंसाइड हो गए, दोनों का हाइट कैसा हो गया सेम। अगर दोनों का हाइट सेम है, दोनों को h लिख सकते हैं और इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो इसको इक्वल कर दीजिए, ये आया n-520 इज इक्वल टू n-1 650। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हाँ, तो n किसके बराबर हुआ, कुछ होता है, यस। ये इधर ले आया, कितना आ गया 5। तो 620, ये 650 वाला कौन सा फ्रिंज का नंबर है 650 वाला 5-1 4। उस समय उसके ठीक बराबर 520 वाला कौन सा आ जाएगा 5 n। तो 520 वाला कितने कदम चला 5, और 650 वाला कितना चला 4। दोनों बराबर हाइट पे आ गए, क्योंकि 5 इंटू 520 इज इक्वल टू 4 इंटू 650। LCM ही तो निकाला हमने, समझ आया जी। तो मैंने इसको इतना बड़ा आपको एक्सप्लेन करके बनाया, लेकिन ये क्वेश्चन जब कॉम्पिटिटिव में आता है तो मैं सिंपली एक काम करता हूं कि 650 और 520 का LCM निकाल लेता हूं। 65 और 520 52, इसका LCM निकाला, और वो LCM निकाल के जब 65 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4, और 52 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। उससे n की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से हमको ये n की वैल्यू तो मिली, लेकिन पूछा क्या गया है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा से ये कितने कदम चल चुका है 5। कौन सा 650, कितना है
650 n-1 है, राइट। 4, तो कितनी हाइट पे पहुंचा होगा? हाइट इज इक्वल टू, यहां रखो या यहां रखो, यहां रख देते हैं, n इज इक्वल टू 5 इंटू 520 d/d। दिस इज इक्वल टू 2600 d/d। बस, और इसकी जो भी यूनिट है, व्हाट इज दैट यूनिट? नैनोमीटर। नैनोमीटर, ये आ गया। इतनी हाइट पर दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेंगे। दिस इज अवर आंसर। ठीक है, ये समझने के लिए आप लोगों को इतना टाइम लगा। अगली बार जब ऐसा आएगा तो आप कैसे बनाओगे? बिल्कुल ठीक, 650 520 LCM निकालिए। LCM कैसे निकालोगे? LCM का तरीका बोलो, सबसे छोटा तरीका। याद आया कुछ? देखिए, ये तो हमको पक्का है कि आंसर आसपास है। कुछ तरीका याद आ रहा है? 8th में करते थे, 9th में करते थे, क्या तरीका है? हाँ, ऐसे लाइन मारना, वो करना, वो फिर ऐसे कान पकड़ने चल दिए। और छोटा तरीका बताओ। एक और इससे छोटा है, HCF निकाल के सबसे डिवाइड करना, वो भी काफी लंबा है। और छोटा शॉर्टकट बताऊं मैं आपको एग्जाम के लिए? बाय मल्टीप्लाई द 2, 650 और 520 को, वो भी बड़ा लंबा तरीका है। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर HCF से डिवाइड करोगे तो LCM आएगा, बिकॉज प्रोडक्ट ऑफ द टू इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। वो और एक कॉम्प्लिकेशन। सबसे इजी तरीका सुनिए, दोनों में बड़ा कौन? 650 में 520 डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। तो 650 मल्टीप्लाइड बाई 2 कितना हुआ? 1300। 130 में 52 डिवाइड हुआ? नहीं हुआ, इसलिए 1300 भी LCM नहीं है। एक बार और मल्टीप्लाई करो तो 65 का टेबल पढ़ते जाओ। 65 2 जा 130 नहीं हुआ, 65 3 जा 195 नहीं हुआ, 65 4 जा करो 65 4 जा 4 छक्के 24 और 20, 260। 52 से डिवाइड हुआ, आ गया LCM। तो दो नंबर का LCM कैसे निकालना? शॉर्टकट में बड़े नंबर का टेबल पढ़ते जाओ, जहां जाके हमको लगे कि अब ये छोटा इसको फुल डिवाइड कर लेगा, दैट इज LCM। समझ में आया? जैसे आपको 15 और 4 इसका निकालना है LCM, तो 15 में 4 नहीं जाता, 15 2 जा 30 गया क्या? नहीं। 15 3 जा 45 नहीं, 15 4 जा 60 डिवाइड हो गया, ये LCM। यस, 60। इस तरह से आपको बड़े का टेबल पढ़ना है, जहां डिवाइड हो जाएगा वो आ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। तो इस तरह से, हाँ मैं ये बता रहा था कि अगर हमें बनाना होगा, ये दिया है तो अगली बार टेक्निक याद रखिए, 650 और 520, 650 का टेबल पढ़िए। चौथे स्टेप पे आप पहुंचेंगे, 52 से डिवाइड हो गया, दैट इज आंसर 2600। समझ में आया? तो ये सारे फीचर समझाने के लिए मैंने इतना टाइम लिया है, लेकिन अगर बनाने की जरूरत पड़ेगी तो 1 मिनट लगेगा बस। सिर्फ इसका टेबल पढ़ेंगे, आंसर आ जाएगा। टेक्निक याद रखिए। इस तरह से एग्जाम में आया, चूंकि हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरी प्रोसेस नहीं बतानी है, सिर्फ आंसर चाहिए और टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए इसकी ट्रिक याद रखिए। ट्रिक क्या है? बड़े वाले स्टेप का टेबल पढ़िए, जहां छोटे वाले स्टेप से डिवाइड हुआ, दैट इज आंसर। ओके, तो अब इससे अगला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यस, दिस वन, इसे पढ़िए। इस क्वेश्चन में इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंगुलर विड्थ ऑफ वन फ्रिंज इज 0.2 डिग्री ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे। तो हमको ये दिया गया है, एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू
0.2 डिग्री 1 मीटर अवे। ये 1 मीटर क्या चीज है बोलिए? यस, कैपिटल डी। द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 600 nm। What will be the angular width of the fringe if the entire experiment apparatus is immersed in water? Mu 4/3। ओके, और क्या पूछा गया है उसमें? What will be the angular width? थीटा डैश इन वाटर। ये हमें निकालना है। अगर ये हमको वाटर में निकालना है, ये हमको किस में दिया है? एयर में। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है? तो आंसर है, जो क्वांटिटीज हमको दी गई हैं उनके रिलेशन का फॉर्मूला 2 बार लिखिए, एक बार एयर के लिए और एक बार वाटर के लिए। जब भी कंडीशन चेंज होती है तो 2 बार फॉर्मूला लिखना है, एक बार एक कंडीशन के लिए, एक बार दूसरी कंडीशन के लिए। तो किसका फॉर्मूला लिखना है? एंगुलर विड्थ। एंगुलर विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा अपॉन, नहीं वो डिफ्रैक्शन, ये क्या है? डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लैम्डा अपॉन ए डिफ्रैक्शन में होता है और ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। इंटरफेरेंस पैटर्न में थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ये फिर से देखिए, ये यहां पर फ्रिंज बनती है ब्राइट, यहां पर दूसरी ब्राइट, और ये क्या चीज है? फ्रिंज विड्थ। और ये फ्रिंज विड्थ को अगर हम यहां से मिला दें तो ये वाला एंगल कितना होता है? ये एंगल कहलाती है इसकी एंगुलर विड्थ। फिर से ध्यान दीजिए, इसके सेंटर से हम इसको मिलाते हैं। ये एक डार्क, ये दूसरे डार्क का सेंटर, ये वाला जो एंगल बनता है, दिस इज फ्रिंज विड्थ फॉर ब्राइट फ्रिंज। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला आप कर चुके हैं, थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। ठीक है, ये आपने ये किया हुआ है, थीटा अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू, या जब आप सुपरपोजिशन की कंडीशन देखेंगे जहां हमने एनालिसिस किया है वहां पर हमने इसको बनाया हुआ है। ओके, एनीवे अभी से आप इसको फिर से नोट कर लीजिए, फ्रिंज विड्थ। और ये लाइन की विड्थ नहीं है, एंगुलर विड्थ है, तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं एंगुलर विड्थ। ठीक, अब इसको ऐसा लिख के अपने फॉर्मूला बैंक में नोट कर लीजिए। ये आपको बिल्कुल रट लेना है। जैसे इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने याद किया, I1 I2 cos 5, उसी तरह से इसको भी याद करना है। एंगुलर विड्थ थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी। अच्छा, अब अगर इसमें हम इस एपरेटस को पानी में डाल देते हैं तो क्या बदलता है? पहला क्वेश्चन याद करिए, पानी में डालने से वेलोसिटी बदलती है, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, और वेवलेंथ भी बदल जाती है। अगर ये वेवलेंथ बदलेगी तो ये भी बदलेगा, क्योंकि डी और डी तो वही है। पूरे एपरेटस को उठा के पानी में डाल दिया, वेवलेंथ बदल गई, तो थीटा भी बदल जाएगा। अब पानी में जब डालते हैं तो वेवलेंथ क्या होती? कम हो जाती कि ज्यादा हो जाती? ओके, फिर से पानी में डालते हैं, वेलोसिटी क्या हो जाती? कम कि ज्यादा? कम। और वेलोसिटी कम होगी तो वेवलेंथ भी कम हो जाएगी। फिर से याद रखिए, वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी। फिर से ध्यान दीजिए, वेलोसिटी, हम दौड़ रहे हैं, हमारी वेलोसिटी कितनी है? जितने कदम एक सेकंड में दौड़ेंगे, दैट इज फ्रीक्वेंसी, मल्टीप्लाइड बाय एक कदम की लेंथ, वेवलेंथ। एक सेकंड में उतना दूर चले जाएंगे। जब हम पानी में घुस जाएंगे उतनी बार ही कदम चलाएंगे,
फ्रीक्वेंसी वही रहेगी, लेकिन कदम कैसे हो जाएंगे? छोटे छोटे। तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? कम। तो जब भी पानी में लाइट वेव्स जाती हैं तो क्या छोटा हो जाता है? उसके फ्रीक्वेंसी छोटी हो जाएगी। कब हो जाएगी? नहीं, उतनी बार ही वो पैर चलाएगा, लेकिन हर बार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेगा पानी के कारण। तो उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाती है, वेलोसिटी छोटी होती। अगर वेवलेंथ छोटी हो जाएगी तो थीटा भी क्या होना चाहिए? छोटा। कितने गुना छोटा होगा? जितने गुना वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। और वही क्या है उसका? जितने गुना वेलोसिटी छोटी हो जाएगी। वेलोसिटी का रेशियो क्या होता है? म्यू। सो वी कैन राइट इट थीटा फॉर एयर, लैम्डा फॉर एयर, थीटा फॉर वाटर, लैम्डा फॉर वाटर। ये लीजिए। अब हमको इन दोनों को कंपेयर करना है। किसको ऊपर रखना चाहते हैं? जिसको आपने आंसर देना है उसको ऊपर रखा करिए। थीटा वाटर, तो थीटा वाटर डिवाइडेड बाय एंगुलर विड्थ इन एयर इज इक्वल टू वाटर एयर। ये आ गया। ठीक। अब नहीं, हमको ये निकालना है। और ये क्या चीज है? अगर हम इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन एयर। फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये भी क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इन वाटर, वेलोसिटी इन एयर, ये किसके बराबर हुआ? म्यू, 1 अपॉन म्यू। क्योंकि एयर अपॉन वाटर क्या होता है? म्यू। तो वाटर अपॉन एयर क्या हुआ? 1 अपॉन म्यू। किसका म्यू? जो मीडियम है। ये ऐसे वेलोसिटी इन एयर, वेलोसिटी इन वाटर इज म्यू। ये आ गया। और इसकी वैल्यू हमको पता है। कितना दिया हमको? म्यू वाटर 4 अपॉन 3। So 1 upon 4 upon 3, this is equal to 4 upon 3. ये आ गया। तो अब ये क्या हुआ? थीटा फॉर वाटर, थीटा इन एयर इज इक्वल टू थीटा इन एयर 0.2, 0.2 is equal to 3 upon 4. This is equal to 3 upon 4. Therefore, theta water, angular width in water, 0.2 को इधर ले जाते हैं। .15 डिग्री। तो पानी में जब ये जाएगा तो इसकी एंगुलर विड्थ कितनी हो जाएगी? 0.15 डिग्री। तो जो फ्रिंज ऐसा 2 डिग्री तक फैल रही थी, पानी में जाएगी तो 1.5 ऐसा हो जाएगा, 0.15 डिग्री। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 7। अरे 6 नहीं हुआ था क्या? एयर टू ग्लास ब्रूस्टर एंगल, हाँ म्यू का फॉर्मूला बोलिए। यस, 10 टेंजेंट ऑफ ब्रूस्टर एंगल 10I इज इक्वल टू म्यू। बस यही फॉर्मूला याद है? 10I इज इक्वल टू म्यू। तो यहां म्यू कितना दिया है? 1.5। Therefore, I is equal to 10 inverse 1.5.
तो इसको हम टेबल से देख लेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा, दैट इज अवर आंसर, दैट इज 56.3 डिग्री। डिग्री, दिस इज आंसर। ओके, इसमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जरा आंसर बोल दीजिए फटाफट। फॉल्स ऑन ए प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, व्हाट आर द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट में वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या डिफरेंस होता है? कोई डिफरेंस नहीं आता, सेम आंसर। तीसरी चीज क्या है? एंगल ऑफ, व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज the reflected ray normal to the incident ray। इंसिडेंट रे से रिफ्लेक्टेड रे 90 डिग्री पर अगर होगी तो आई की वैल्यू बताइए। यस, सो सिंपल, 90 चाहिए ना, और नॉर्मल बीचों बीच रहेगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हुआ? 45। सो दैट इज डन। ये किसका क्वेश्चन है? वेरी गुड, फ्रेस्नल्स, फ्रेस्नल्स अप्रोक्सीमेशन किया ना, फ्रेस्नल डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है उसका? फ्रेस्नल डिस्टेंस एफ ना, क्या लिखा था उसको? फॉर्मूला बोलिए उसका। नहीं, z इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए स्क्वायर की स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। z इज इक्वल टू, ओके, फ्रेस्नल्स डिस्टेंस z इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन लैम्डा। बस यहां पर हमको क्या दिया है? एपर्चर 4 mm, 4 into 10 to the power minus 3 square upon lambda 400 into 10 to the power minus 9। This is, अब कर लीजिए इसको, 4 into 4 into 10 to the power minus 6 upon 4 into 100 into 10 to the power minus 9। 4 कैंसल, 10 to the power minus 6, ये बचा 10 to the power minus 3 और ये plus 2, ये कितना हो गया? 4 upon 10 to the power minus 1। This is equal to 40। आंसर, सबको हमने मीटर बनाया था, इसलिए हमारा आंसर भी किस में आएगा? मीटर में। इज इट क्लियर? इस तरह से इसका क्वेश्चन आता है। हाँ जी, ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है? स्टोरी याद आई? कौन सा है? द यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, रेड शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट, क्या चीज थी? यस, डॉपलर्स इफेक्ट। डॉपलर्स इफेक्ट में हमने इसको पढ़ा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा डिवाइडेड बाय लैम्डा। चेंज इन वेवलेंथ is equal to velocity upon velocity of light। सिंपल, ठीक है। तो इसमें आप क्या क्या वैल्यू रखेंगे? 6563 कौन है? ये है 6563, फाउंड टू बी
रेड शिफ्टेड बाय 15 एंगस्ट्रॉम, यानी ये डिफरेंस कितना है 15 एंगस्ट्रॉम। क्या आप मुझे बता सकते हैं रेड शिफ्टेड मतलब क्या, बढ़ गई कि कम हो गई? वेवलेंथ, वेवलेंथ बढ़ गई, फ्रीक्वेंसी कम हो गई, राइट। दिस इज इक्वल टू स्पीड v हमें निकालना है और c हमें मालूम है। आ गया आंसर। ठीक है, v आ जाएगा, ओके। ये थ्योरेटिकल है। हाँ, थोड़ा सा इसको थ्योरी के लिए इसके आंसर मुझे बताइए एक एक करके। लेट अस लिस्ट सम ऑफ द फैक्टर्स विच कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस स्पीड ऑफ द वेव प्रोपिगेशन। नेचर ऑफ द सोर्स, क्या ये स्पीड को बदलता है? नो। दूसरा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन, नो। मोशन ऑफ सोर्स एंड ऑब्जर्वर, नो। वेवलेंथ, वेवलेंथ अगर कम हो जाएगी तो नहीं। सम ऑफ द फैक्टर्स विच कुड पॉसिबली इन्फ्लुएंस स्पीड ऑफ वेव, यस। वेवलेंथ अगर कम हो गई तो वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, क्योंकि मीडियम बदलने से वेवलेंथ कम हो जाएगी पर फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो वेवलेंथ बदलने से स्पीड बदल जाएगी। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ द वेव, इंटेंसिटी किससे होती है? एम्पलीट्यूड से। अगर हवा में जाने वाली, एयर में जाने वाली वेव वाटर में चली गई तो किस किस चीज में चेंज आएगा? फ्रीक्वेंसी नो चेंज, वेवलेंथ छोटी, स्पीड कम हो जाएगी, एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। लेकिन एम्पलीट्यूड कम होने से स्पीड कम हो जाए, नॉट नेसेसरी। वो किससे कम होता है? वेवलेंथ कम होने से। ठीक है, अगर एनर्जी कम हो जाती है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा। ये एम्पलीट्यूड है और ये दूसरी वेव है, ये, इन दोनों में वेवलेंथ कैसी है? सेम। एम्पलीट्यूड कैसा है? कम। तो दोनों की स्पीड बराबर है। क्या चीज का डिफरेंस है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एनर्जी। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी ए का स्क्वायर होती है। ओके, इंटेंसिटी ऑफ द वेव पॉसिबली इन्फ्लुएंस द स्पीड। इंटेंसिटी से स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऑन विच ऑफ दीज फैक्टर इफ एनी डज द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम डिपेंड? द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, ग्लास और वाटर डिपेंड। ऐसा ग्लास और वाटर में क्या कैरेक्टरिस्टिक है जिसके कारण उनमें स्पीड अलग अलग हो जाती है? तो आंसर है उन दोनों के कौन सा कैरेक्टरिस्टिक के कारण? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ग्लास और वाटर दोनों ट्रांसपेरेंट हैं, दोनों में लाइट जाती है, तो क्यों वेलोसिटी चेंज हो जाती है? क्या चीज उनकी अलग अलग होती है? हाँ, उसका हमने नाम क्या दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये इसका आंसर होगा 1014 का। ठीक है, तो अभी आप लोग जाना चाहेंगे? ठीक है, ओके। ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, साउंड और लाइट। साउंड में असिमेट्रिक होता है और लाइट में सिमेट्रिक होता है।